हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका सीएमए ई कोचिंग में। मैं सीए शशांक सराफ आप लोगों के सामने जो है वो आज आया हूं। और जैसा कि डियर आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सीएमए के सभी प्यारे स्टूडेंट की इस बार जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसने एमसीक्यू पैटर्न जो है वो रखा है कि भाई कुछ जो पेपर का कुछ पार्ट्स है वो एमसीक्यू के पैटर्न में पूछा जाएगा। और स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सर वो एमसीक्यू जो है वो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि हमने तो सब्जेक्टिव बेसिस पे प्रैक्टिस की है। तो आखिर जो है वो एकदम से जो है वो एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो बच्चों का जो वो कन्फ्यूज़न है या जो प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहे हैं उसको दूर करने के लिए हम जो है वो आज आपके लिए ये क्लास लेकर आए हैं, जिसमें सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपके जो सब्जेक्ट है डियर, वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स का ही उन्होंने एमसीक्यू लॉन्च किए हैं, बट मैं आपको लॉ एंड एथिक्स के जो एमसीक्यू सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस के लिए जो है वो दिए हैं उनकी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट जो है वो जोरों शोरों से हमारे साथ में आज का ये जो लेक्चर है वो देखने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और आज का जो वीडियो है पहला वीडियो, उसमें 20-25 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो आगे सारे इक्वेशंस की हम लोग आपको फ्री में प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो डियर चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब आपका हम स्टार्ट करते हैं, जिससे आप एग्जाम में जाओ तो बहुत कंफर्टेबल वहां पर आप फील करो अपने आप को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं पहुंच चुका हूं डियर। ठीक है, आपका ये जो फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम चैनल का हमारा मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वो वहाँ से उसको सब्सक्राइब करके डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ पे। और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। The term sub-agent in the business of agency is defined as a person employed by and acting under the control of। मतलब वैसे तो घुमा फिरा के राम गाथा इसमें लिख दी पूरी, बट सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि सब एजेंट जो है वो किसके कंट्रोल में जो है वो वर्क करता है। डियर देखिए थोड़ा बहुत अपन नॉलेज के हिसाब से आपको डिस्क्राइब भी करेंगे कुछ चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बता दूं हाँ इसके अंडर में करता है, वो तो आप खुद ही कर लोगे। दो तरह के एजेंट होते हैं आपको पता है, एक सब एजेंट होता है और डियर एक जो होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है। तो सब एजेंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल अपना वर्क जो है वो किसी को हैंडओवर करता है एजेंट को, और एजेंट जो है वो वर्क जो है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल आगे किसी को हैंडओवर कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सब एजेंट कहते हैं। तो ये जो सब एजेंट होता है वो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल से उसका कोई लेना देना जो है वो होता है, नहीं, उसका प्रिंसिपल से किसी तरह से लेना देना नहीं होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एजेंट से लेना देना होता है। वो एजेंट के डायरेक्शंस पे काम करता है, एजेंट को ही किसी पेमेंट के लिए लाइबल कर सकता है, प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल अपना एजेंट अपॉइंट करता है वर्क करवाने के लिए, नहीं, वो ये कहता है कि भाई इस वर्क के लिए तुम्हें किसी और पर्सन को अपॉइंट करना है। तो वो आगे एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को फिर डियर क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करता है। जैसे ही अपॉइंट करता है एजेंट, उसका रोल एंड हो जाता है, बाद में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डियर किसका एजेंट है, प्रिंसिपल का। बट सब एजेंट किसके, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट उसको अपॉइंट करता है। तो वो किसका एजेंट होता है, सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ ओरिजिनल एजेंट का वो एजेंट होता है, उसी के डायरेक्शंस पे काम करता है। तो एग्जाम में आ जाए सब एजेंट किसके कंट्रोल में काम करेगा, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल एजेंट। एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट यदि आपको पूछा जाता है तो हम बोलेंगे वो किसके कंट्रोल में काम करता है, तो डियर वो आएगा आपका प्रिंसिपल एजेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है डियर देखेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द। फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करता है, देखिए यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं, एक होता है मेकर, ठीक है, और एक होता है डियर पे। ठीक है,
अब देखिए मिस्टर एक्स को कुछ पैसे देने थे वाई को, तो एक्स ने एक इंस्ट्रूमेंट आगे किसको दे दिया, वाई को दे दिया, ठीक है। तो ये मेकर बनाने वाला एक्स है और जिसको पेमेंट मिलना है वो वाई है। अब यदि पेई यानी यदि कोई बंदा जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है वो यदि उसको आगे ट्रांसफर करता है तो उसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। तो देखिए जिसको इंस्ट्रूमेंट मिला है वो यदि आगे ट्रांसफर करता है तो हम कहते हैं एंडोर्समेंट। तो देखिए एक्स ने वाई को इंस्ट्रूमेंट दिया और वाई यदि इसे आगे ट्रांसफर करता है तो ये फर्स्ट एंडोर्समेंट है डियर। वाई ने यदि किसको दे दिया, जेड को, तो ये फर्स्ट एंडोर्समेंट। आप बोलोगे एक्स और वाई, बेटा ये एंडोर्समेंट नहीं है, ये तो एक्स ने वाई को बिल दिया है अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। आगे जिसको दिया वो जिसको आगे ट्रांसफर करता है वो फर्स्ट एंडोर्समेंट है। तो देखो फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है पेई करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इंस्ट्रूमेंट जिसको इंस्ट्रूमेंट मिलता है लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए वो होता है पेई, और वो यदि आगे किसी को देता है तो उसको हम फर्स्ट एंडोर्समेंट कहते हैं। तो फर्स्ट एंडोर्समेंट कौन करेगा डियर, हमेशा पेई करेगा। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट से है। वो है डियर अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द वॉलंटरी डिसोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा, याद करिए डियर, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के दो मोड हैं आपके। नंबर वन जो मोड है डियर, नंबर वन जो मोड है वो है एक तरह से विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से वॉलंटरी डिसोल्यूशन, और एक कोर्ट ऑर्डर दे देता है जिसके कारण फर्म डिसॉल्व होती है। तो बिना ऑर्डर के जो है वो फर्म चार तरह से डिसॉल्व होती है, जिसमें एक तो आप एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कंटीजेंसी हो जाए जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो भी हो सकता है, या फिर एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है जैसे कि जो फर्म जिस बिजनेस को रन कर रही है वो बिजनेस ही इलीगल हो जाए तो वो अपने आप ही फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें कोर्ट कुछ भी नहीं करता। बट याद कीजिए यहां पे यदि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए तो जो दूसरा पार्टनर है वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि भाई ये अनसाउंड का हो गया तो इसको फर्म से निकालो, अब इसको नहीं रख सकते। और भी कई केसेज हैं वहां पे लॉस हो जाए, फर्म कंटिन्यूअस लॉस में चल रही है, या फिर कोई पार्टनर इनकेपेबल हो जाए, तो वो सारे केसेज है जहां पे कोर्ट के ऑर्डर के कारण फर्म डिसॉल्व होती है। तो देखिए ये जो अनसाउंड माइंड वाला केस है ये कोर्ट के ऑर्डर के कारण जो है वो फर्म डिसॉल्व होती है, तो ये वॉलंटरी में नहीं आता है। बाकी ये जो तीन है ए, बी और डी, ये तीनों वॉलंटरी डिसोल्यूशन में आते हैं। तो कौन सा मोड डिसोल्यूशन का वॉलंटरी में नहीं आता, वो आता है डियर अपना सी, डिसोल्यूशन ऑन बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ अनसाउंड माइंड। क्योंकि अनसाउंड माइंड का हो गया तो फिर जो बाकी के जो बचे हुए पार्टनर है वो कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं, फिर कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर देता है, तो कोर्ट के ऑर्डर के कारण होता है, वो वॉलंटरी नहीं होता, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट है डियर जो अपना है फैक्ट्रीज एक्ट से, व्हाइट वॉश और कलर वॉश शुड बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ। अब याद कीजिए यहाँ पे एम्प्लॉइज की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस है फैक्ट्रीज एक्ट में कि फर्श की सफाई इतने टाइम होनी चाहिए, कोई डर्ट नहीं रहना चाहिए। तो वहां पे आपको याद आ रहा होगा कि व्हाइट वॉश और कलर वॉश, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको याद ही करना है कि हर 14 मंथ्स में एक बार व्हाइट वॉश और कलर वॉश होने चाहिए। अरे भाई एम्प्लॉइज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी असेट होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो उनको आपको प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को स्वस्थ रख सके, मजबूत रख सके। तो इसलिए उनकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए एक बार भैया व्हाइट वॉश, कलर वॉश आपको 14 मंथ्स में एक बार जरूर करवाना चाहिए। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे से। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म फैमिली एज डिफाइंड इन ईएसआई एक्ट डज नॉट इंक्लूड। अब ये फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए डियर ईएसआई एक्ट में क्या होता है, फैमिली की डेफिनेशंस दी हुई है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फैमिली जो एक इंश्योर्ड पर्सन होता है उसकी फैमिली को भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा फैमिली में हर कोई नहीं आएगा, अरे भाई जो खुद कैपेबल है, आप खुद सोचो, जो खुद कैपेबल है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो बेनिफिट नहीं लेगा, इसलिए उसको फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो जो एक तरह से बेचारा सक्षम, कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, जो इंश्योर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट है, वो बेनिफिट ले सकता है, उसको फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। तो आप खुद सोचो, स्पाउस, उसका पति या धर्म पत्नी, ऑब्वियस सी बात है, वो तो जो है वो उस पर डिपेंड, एक तरह से उससे रिलेटेड है। माइनर अडॉप्टेड चाइल्ड, बेटा माइनर चाइल्ड है तो डेफिनेटली उसी पे डिपेंडेंट होगा, तो उसको फैमिली में इंक्लूड करना पड़ेगा। डिपेंडेंट अनमैरिड, देखो अनमैरिड डॉटर है, ठीक है,
तो एक तो बेचारी डिपेंडेंट है, अनमेरिड है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी बेनिफिट दिलाओ, वो भी फैमिली की डेफिनेशन में। बट एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरी मैरिड सिस्टर है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसको, ये अपने पैरों पर खड़ी है, इसको फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए जो इंडिपेंडेंट मैरिड सिस्टर है उसको फैमिली की डेफिनेशन में डियर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा चर्चा करते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर्स। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी मेजर्स बताए हुए हैं, तो कौन सा एक सेफ्टी मेजर्स है। देखो सेफ्टी मेजर्स में आप देखोगे तो एक एम्प्लॉय जो है वो उसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वहां पे सेफ्टी मेजर्स बचाए हुए हैं कि भाई जो मशीनरी उसका फेंसिंग करो, उनके बीच में बैरिकेड्स होनी चाहिए, जो मशीनरी जो है वो मोशन में है, जैसे जो इधर उधर हिलती डुलती है, उनसे एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, तो वो एक तरह से मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं। देखिए ये जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि भाई बहुत ज़्यादा सूखा हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम जो है वो ह्यूमिडिटी वहां पे ला रहे हैं, वो एक तरह से फिजिकल इंजरी से बचाने वाली चीजें नहीं है। वेंटिलेशन फिजिकल इंजरी से बचाने वाली चीज नहीं है। फर्स्ट डी है फर्स्ट एड अप्लायंसेस, ये तो इंजरी लगने के बाद में उसको करेक्ट करने वाली चीजों में आता है। जो इंजरी होने से बचाने वाली चीजें हैं वो एक तरह से सेफ्टी मेजर्स में है कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी, आप मशीनरी को प्रॉपर फेंसिंग करो, उसका बैरिकेड्स होना चाहिए, वो इधर उधर हिले डुले नहीं, और हिले डुले तो एम्प्लॉइज को चोट नहीं आए। तो ऑप्शन सी फेंसिंग ऑफ मशीनरी यहां पे आपका सेफ्टी मेजर्स में आएगा। आई होप गाइज आपको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, हाँ जी डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि कंपनी में यदि कॉमन सील नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट पर साइन कौन करेगा। तो देखिए कॉमन सील कंपनी के ऑफिशियल साइन होते हैं, आजकल वो रखना जरूरी नहीं है, नहीं है तो उस केस में 2 डायरेक्टर यदि साइन कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर हो गए हैं, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। इन केस ऑफ ई वोटिंग हो रही है, अपन जो है वो मेंबर्स के यहाँ पे कुछ ईमेल से कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं कि भैया आप अपनी जो आपकी हाँ है या ना है वो आप हमें बता दो, तो उसके लिए जो नोटिस है वो कौन से फॉर्म में भेजा जाता है, तो डियर आपको पता होगा पीडीएफ फाइल में भेजा जाता है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डियर, ए डायरेक्टर में बी इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉन ए नोटिस। देखिए स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं, आपको पता है, जिनके पास 20,000 या उससे कम नॉमिनल वैल्यू के शेयर, नॉमिनल वैल्यू डियर ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होते हैं, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक चाहते हैं कि भाई उनका जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, वो उनका शोषण नहीं करे। ठीक है, तो एक बंदा होना चाहिए, उनका भी एक नेता होना चाहिए जो उनकी बातों को जो है वो वहां पे रख सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने कंपनी अपनी वॉलंटरी भी इलेक्ट कर सकती है, और ऐसा नहीं कि हर कोई, जैसे मान लो एक छोटा मोटा बंदा आ गया, एरा गैरा कोई भी बंदा आ गया, चिंटू मिंटू, नहीं, उसकी रिक्वेस्ट पे स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करेंगे। एटलीस्ट अपन बोलते हैं कि या तो जो है वो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर हो, या फिर ऐसे शेयर होल्डर्स हो, ठीक है, जिनके पास में या तो नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर हो, या फिर टोटल स्मॉल शेयर होल्डर का कम से कम 1/10 जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो यदि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हाँ भाई ठीक है, 10% बोल रहे हैं कि अपॉइंट होना चाहिए, तो फिर कंपनी सोचेगी, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है बिल्कुल समझाने वाली, मेटाएथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ, आपको पता है मॉरल जजमेंट से रिलेटेड होती है मेटाएथिक्स। ठीक है, एथिक्स में आता है अपना मेटाएथिक्स, मॉरल जजमेंट। ठीक है, एक आदमी का जो मॉरल जजमेंट होता है, उसका जो उसकी सोच क्या है, ठीक है, उसको जज करने से रिलेटेड होती है, आपको पता है मेटाएथिक्स, तो ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी, डियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह का हो सकता है, एक एक्चुअल और एक एंटिसिपेटरी, दोनों तरह का। एक्चुअल कि जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, वो एक्चुअल है। जैसे मैंने कहा 20 तारीख को मैं आपको गुड्स दूंगा, 20 तारीख को बोलता हूं नहीं दे रहा, तो वो एक्चुअल है। एंटिसिपेटरी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना था उससे पहले ही बताओ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो एंटिसिपेटरी है। जैसे बसंती ने कहा, जैसे एग्रीमेंट किया मैं तुमसे 25 तारीख को शादी करूंगी, 20 तारीख को ही बताओ क्या हो गया, वो वीरू के साथ भाग गई, तो वो एंटिसिपेटरी है। तो ब्रीच तो दोनों तरह से हो सकता है, परफॉर्म होने वाली डेट पे भी हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है,
तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल भी हो सकता है डियर और एंटीसिपेटरी भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, देखिए डियर दो चीजें होती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, एक तो सेल होता है और एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है, ऑनरशिप हाथों हाथ चली जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल में एक फ्यूचर डेट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो यहां पे तो देखिए सबसे पहले इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूटर लिखा हुआ एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, फीचर है या नहीं है, यस, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी यानी वो एग्जीक्यूटरी है, फ्यूचर में जो होगा वही होता है एग्जीक्यूटरी, तो ये तो सही है। अब देखो बी क्या है, द सेल्स टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स। देखो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स वो होता है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस समय सेलर उसका ऑनर है, उसके पास पोजीशन में और साथ में ऑनर भी है, वो होता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स। तो अब एक बात बताओ, एग्रीमेंट टू सेल है कि भाई फ्यूचर में हम प्रॉपर्टी देंगे, तो कोई जरूरी थोड़ी है सेलर के पास में वो गुड्स हो, यानी वो एग्जिस्टिंग गुड्स होना जरूरी थोड़ी है। फ्यूचर गुड्स के लिए भी यदि मान लो एग्रीमेंट टू सेल है तो उसमें फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा, तो ये फीचर नहीं होता है। बाकी ये जो दो फीचर, सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय द बायर। देखो बायर यदि ब्रीच करता है तो सेलर केवल डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी तो गई नहीं ना, गुड्स तो गया ही नहीं, तो आप प्राइस तो मांग ही नहीं सकते, सिर्फ क्या मांग सकते हो, डैमेजेस। उसी तरह से बायर को बताओ क्या हुआ है, बायर भी केवल डैमेजेस मांग सकता है यदि सेलर जो है वो ब्रीच करता है तो ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं, फीचर हैं, केवल बी वाला नहीं है। क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि हम फ्यूचर में प्रॉपर्टी देंगे तो फ्यूचर में माल कहीं से खरीद के भी तो दे सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं वो एग्जिस्टेंस ही हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स ही हो, सेलर के पास हो, वो फ्यूचर भी हो सकता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन एग्रीमेंट टू सेल का आपका जो है वो फीचर नहीं होता है, ठीक है। आइए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट क्या होता है डियर, डिमांड ड्राफ्ट होता है एक तरह से चेक, और इसमें फर्क क्या होता है, चेक में तो जैसे मान लो सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, एक्स को कुछ पैसा देना है, एक्स को डियर, हाँ जी इसमें हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ड्राफ्ट। जैसे एक्स को कुछ पैसा देना है डियर, किसको देना है, एक्स को कुछ पैसा वाई को देना है, ठीक है, तो एक्स को पैसा वाई को देना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक्स यदि चेक दे यदि वाई को, तो हो सकता है वो बाउंस भी हो जाए, एक्स के अकाउंट में पैसे नहीं है। बट ड्राफ्ट में क्या होता है, एक्स को 10,000 रुपीज वाई को देने, तो एक्स जाएगा किसके पास डियर, बैंक के पास जाएगा, ये हमारी बैंक है, बैंक को वो 10,000 रुपए दे देगा और बोल देगा बैंक को कि वाई के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बना दो, ठीक है, और बदले में बैंक कुछ कमीशन भी लेती है इस काम के लिए। तो आप बोलोगे सर इसका फायदा ये है कि वो बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि भैया बैंक के पास एक्स से पैसा आ चुका है, अब जो पेमेंट होगा वो बैंक से होना है, तो ये बाउंस नहीं हो सकता, चेक में तो अकाउंट से कटता है तो वो बाउंस हो सकता है। तो देखो इट कैन नॉट, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट नहीं है ड्राफ्ट का, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल। क्यों नहीं हो सकता भाई, वाई को जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन को हम नहीं दे सकते क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इट कैन नॉट बी काउंटरमेंडेड इजिली। काउंटरमेंडेड का मतलब होता है कि आप इसको स्टॉप कर दो। चेक में तो क्या होता है, जैसे एक्स ने वाई के नाम पे चेक दे दिया, बैंक को फोन करके बोल सकता है काउंटरमेंडेड मतलब उसका पेमेंट रोक दो, उसका ये पेमेंट नहीं करना, ऐसा हो सकता है, लेकिन डीडी में ऐसा नहीं हो सकता, काउंटरमेंडेड पेमेंट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी सही है, सी इट इज ओपन टू पर्सन टू स्टॉप पेमेंट। ये गलत है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट में एक बार इश्यू करने के बाद आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो डियर, चेक में कर सकते हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और डी देखो, द बैंक अंडरटेक्स द लायबिलिटी विच इट इज बाउंड टू डिस्चार्ज इन हुज फेवर द ड्राफ्ट इज इशूड। क्योंकि देखो एक्स से पैसे किसने लिए, बैंक से, तो अब बैंक की लायबिलिटी है, वो सामने वाले पर्सन को पैसे देगी, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा गलत है, सी, क्योंकि ये बोल रहा है कि उसका स्टॉप पेमेंट हो सकता है, जबकि स्टॉप पेमेंट नहीं हो सकता। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा बात आपको। चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। सर हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है, मुझे पता है आप सभी प्यारे बच्चे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है डियर, ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है पूरी एमसीक्यू सीरीज में आपको हमारे साथ। इस सीरीज को कराने के बाद में और भी प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितनी हेल्प आप लोगों की हो सकती है उतनी हेल्प करने की कोशिश हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हु में नेगोशिएट, कौन नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले है, देखो नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले नेगोशिएट का मतलब ट्रांसफर से है। ट्रांसफर कौन कर सकता है भाई, ड्रॉवर, ऑब्वियस सी बात है, एक्स ने इंस्ट्रूमेंट लिखा किस पर, वाई पर,
एक्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया वाई पर, वाई ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और एक्स ने बोला कि ये जो पेमेंट है ये जेड को दे देना। तो बताओ यहाँ पे एक्स ने वाई पर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये एक्स क्या आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता है? जेड को बिल्कुल कर सकता है। पेई यानी जेड है, जेड को पेमेंट लेना है वाई से, जेड ने बोल दिया ए को कि भाई मेरे को तुम्हें पैसे देने हैं, तुम मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तुम वाई से ले लेना, ठीक है। ऑल ऑफ द जॉइंट मेकर एक्स के साथ किसी ने मिलकर बनाया वो भी कर सकता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी आगे नेगोशिएट ट्रांसफर कर सकता है। जिसने किसी पे ड्रॉ किया है वो आगे अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए दे सकता है, जिसको देगा वो मान लीजिए पेई है, तो पेई अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए आगे और किसी को दे सकता है। तो एनी ऑफ ए टू सी कोई भी इसको नेगोशिएट कर सकता है। डियर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम shall be deemed to be prospectus, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंफॉर्मेशन याद करो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आता है, याद होगा आपको। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद में कि भाई उसमें ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना पड़ता, तो अपन क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की न्यू चार्ज जो क्रिएट हुआ है या फाइनेंशियल चेंजेस जो हुए हैं कंपनी में उन दो डेट्स के बीच में, जब पहला इशू हुआ था और बाद वाला हो रहा है, आपको याद होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कभी भी अपन जो है वो बाद में बार बार इशू नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टस। तो बीच में भाई जो इंपॉर्टेंट चेंजेज है उनकी जानकारी आरओसी के पास पहुंच जाए, आरओसी के पास डियर उनकी क्या पहुंच जाए, जानकारी जो है वो पहुंच जाए, ठीक है, हमारी ये कोशिश रहती है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमें जो आरओसी को अपन देते हैं वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ मिलके आपका प्रोस्पेक्टस माना जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जैसे मान लो एक अपन ने रेड हेरिंग पहली बार जब इशू किया तो वो 1 जनवरी 2020 को किया, बाद में अपन जो है वो नया ऑफर लेके आ रहे हैं 30 जनवरी 2020 को इशू कर रहे हैं। तो इन दो डेट्स के बीच में अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हो जाए तो नया प्रोस्पेक्टस तो इशू हो नहीं रहा नई जानकारी के साथ, तो इन दो डेट्स के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेज होते हैं वो रजिस्ट्रार को जमा कराते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा जमा कराते हैं वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और वो एक तरह से प्रोस्पेक्टस का ही काम करता है कि लोगों को एक इंफॉर्मेशन मानी जाती है, प्रोस्पेक्टस माना जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, रीजनल डायरेक्टर शैल कम्युनिकेट द कंफर्मेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज आएगा ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आपको याद होगा कि डियर अपन एक स्टेट से सेम स्टेट में अपन, जैसे मान लीजिए अजमेर से अपन जयपुर आ रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं, सेम स्टेट है बट आरओसी अलग है, अजमेर का आरओसी अलग था, जयपुर का आरओसी अलग है, तो अपन को रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। विद इन आरओसी सेम है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एसआर पास करना पड़ता है। आउटसाइड स्टेट है तो फिर अपन जो है वो अलग प्रोसेस है, उसमें रीजनल डायरेक्टर नहीं चलता। सेम स्टेट है, आरओसी अलग अलग है, तो रीजनल डायरेक्टर, और रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करने के कितने डेज में वो परमिशन देता है डियर, 30 डेज में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 70, कुछ पर्टिकुलर एक सेलेक्टेड लोगों को गुपचुप तरीके से आप जो अपनी सिक्योरिटीज का सब्सक्राइब करने का ऑफर देते हो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको याद होगा अब 200 हो चुका है, पहले 50 था, रूल्स में बढ़ा के उसको 200 कर दिया। एक ईयर में मैक्सिमम 200 लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत अपनी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने का ऑफर दे सकते हो, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है डियर, ठीक है। इफ शेयर होल्डर नॉट लेस देन, देखिए आपको याद होगा सेक्शन नंबर 48 में क्या था, अपन यदि मान लीजिए कुछ शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स में वेरिएशन करना चाहते हैं, एसआर पास वास करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन करने हैं तो एसआर पास करके कर लिया, एसआर का मतलब 75%, मान लो हमको 80% ने कंसेंट दे दी। अब जो 20% है वो यदि सपोज करो यदि वो 10%, उनके पास में 10% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं कि यार ये जो वेरिएशन है ये हमारे अगेंस्ट है, ये तो मेजोरिटी वालों ने अपनी मनमानी करके कर लिया, इनके पास वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो एसआर पास करा लिया। तो याद होगा एटलीस्ट 10% लोग जो एक वेरिएशन, जो शेयर होल्डर्स के राइट्स के वेरिएशन पे कंसेंट नहीं देते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं कहां पे, ट्रिब्यूनल में, ठीक है। और बाद में ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। एसआर पास हो गया तो जनरली वेरिएशन हो जाता है, लेकिन फिर भी कि भाई मेजॉरिटी वाले अपनी मनमानी नहीं करें तो जो माइनॉरिटी बचती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि एक आधा मेंबर आ जाए, नहीं, वो भी कम से कम 10% हो, तो उस वेरिएशन के अगेंस्ट में वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 10, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर आपको पता है कि भाई जो खून पसीना मेहनत कंपनी के लिए करता है,
एक करता है उसको अपन जो है वो कुछ फ्री में या कुछ डिस्काउंट पे सस्ते दामों पे शेयर्स देते हैं, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स अपन कहते हैं। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आपकी जो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल है उसका 15% से ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते एक साल के अंदर, क्योंकि भैया उसमें 15% से ज्यादा यदि इशू करोगे तो फिर वो डाउटफुल केस में आता है वो केस, कि अच्छा ये तो अपने कहीं जानकार लोगों को नहीं कर रहे। याद होगा आपको कि या तो 5 करोड़ या फिर जो है वो आपका जो 15% है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल का, उससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डियर, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरह से ऑटोमेटिकली बाय प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्चार्ज हो जाता है, आपने कुछ नहीं किया ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए डिस्चार्ज हुआ। मर्जर, मर्जर में क्या होता है, लोअर राइट सुपीरियर राइट्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे सपोज करो ये है हमारा अमर, ठीक है, अमर ने डियर क्या किया, अकबर से, अमर ने अकबर से कुछ जो है वो उसका एक घर जो है वो रेंट पर ले रखा था 5 इयर्स के लिए। 2 साल बाद में अमर ने वो अकबर से घर परचेज कर लिया, तो बताओ वो जो लीज वाला जो एग्रीमेंट है रेंट वाला, वो तो अपने आप ही खत्म हो गया बाय प्रोसेस ऑफ लॉ की, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया कि भाई। तो मर्जर में क्या होता है, लोअर राइट सुपीरियर राइट के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे रेंट वाली चीज अब जो है वो ऑनरशिप के साथ मर्ज हो गई तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, तो वो तो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि वो तो जो लीज वाली जो चीजें हमने जानबूझ के उसको स्पेसिफिकली खत्म नहीं किया, कुछ ऐसा किया मर्जर कर दिया तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। इंसॉल्वेंसी के केस में भी अब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, ये भी ऑपरेशन ऑफ लॉ में आएगा। अब डियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच तो एक बंदा जानबूझ के तो करता है, जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है, तो वो जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से एंड हुआ नहीं माना जाएगा। अच्छा डी अनऑथोराइज ऑल्ट्रेशन, जैसे मान लो एक्स ने कोई चेक दिया वाई को 15,000 रुपए का, वाई उसमें क्या कारस्तानी करता है, उसको 1.5 लाख कर लेता है, उसको खत्म करने के इरादे से नहीं करता, बट अनऑथोराइज ऑल्ट्रेशन करेगा तो वो बोलता है लो नहीं, ये तो फिर चेक ही या इंस्ट्रूमेंट ही वॉइड है, वो चीज ही खत्म मानी जाएगी। तो यहां पे इरादा जो है वो कुछ फ्रॉड करना था, ऐसा नहीं, वो उसको खत्म उस इंस्ट्रूमेंट को खत्म करना था, तो ये भी ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑटोमेटिकली फिर लॉ बोलता खत्म हो गया। ये जो चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती, आप जो है वो क्या करते हो, इंटेंशनली करते हो, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में ये नहीं आता। आई होप गाइज आपको बहुत मजा आया होगा हमारे ये 20 MCQs को करके। ठीक है, आगे भी हम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे क्लास, आप लोगों की हेल्प करेंगे। और इस वीडियो में हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का जो है वो लिंक है, आप वहां से जाके ये जो फाइल है PDF फाइल, यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है वो इसको डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट्स को थैंक यू, ओके बाय बाय।